आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का प्रदूषण एक अभिशाप। ये बहुत ही जरूरी चीज है जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। पर्यावरण में प्रदूषण को दूर करने के उपाय तो बहुत होते हैं, बट हम इन उपायों पे अमल कितना करते हैं, कितना इन्हें समझते हैं, ये तब की बात है। आज एक चिंता का विषय है कि समय पर वर्षा नहीं होती, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पे अल्पवृष्टि यानी पे कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम, तो कहीं पे अनावृष्टि, कहीं होती ही नहीं है। पहले प्रत्येक मौसम प्राय समय पर आता था और वर्षा नियमित रूप से होती थी। वर्तमान में स्थिति बदलती जा रही है। ये स्थिति केवल भारत की ही नहीं अपितु कहीं इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ के कारण जन और धन की अपार हानि होती है, तो कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, जिससे खड़ी फसलें खेत में नष्ट हो जाती हैं, सूख जाती हैं। कुछ देशों में बर्फ इतनी गिरती है कि वहां का जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। वायुमंडल में प्रदूषण और प्रकृति असंतुलन के कारण भारत के अधिकांश भाग में सन 1987 में 20वीं शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। साथ ही पूर्वी भारत में बाढ़ के भीषण प्रकोप से जन और धन की यानी कि लोगों की और पैसे की बहुत हानि हुई। मौसम में इस तरह के बदलाव से सामान्य जन जो है वो पीड़ित तो होता ही है, जो कॉमन मैन होता है, और वैज्ञानिक चिंतित हो जाते हैं। ये प्राकृतिक विपदा मनुष्य निर्मित है, क्योंकि मनुष्य स्वयं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है, और ये फैक्ट है। इंसान है ना, बिल्कुल जो क्लाइमेट है उस पर भारी पड़ रहा है। मौसम में परिवर्तन और फेफड़ों के रोग, हृदय के रोग, कैंसर, मानसिक तनाव आदि का मुख्य कारण है प्रकृति में असंतुलन, बैलेंस नहीं है। सच तो ये है कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सका। पहले प्रकृति के विभिन्न तत्वों में संतुलन था। धरती वनस्पतियों से पूरी तरह ढक न जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त मात्रा में थे, ठीक है, और इन जानवरों की संख्या अधिक ना बढ़ जाए, इसलिए हिंसक जंतु भी थे। इन तीनों में संतुलन था, है ना, इन तीनों में बैलेंस बना हुआ था। 1947 ईस्वी में हमारी आबादी लगभग 32 करोड़ थी, जबकि आज 1.25 अरब से भी अधिक हो गई है, और इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, फल, सब्जी आदि चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की हमें सामग्री चाहिए। अब इसलिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया। उन्हें खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियां बिछाने के लिए जमीन चाहिए, क्योंकि भाई आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो क्या हुआ, जरूरतें बढ़ गई, और जरूरतें बढ़ेंगी तो फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी चीजें चाहिए। इतना ही नहीं, सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े बांधों के कारण जंगल के जंगल जलमग्न हो गए। हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। उद्योगों ने पेड़ काटने की गति को तीव्र किया। नॉट पेड़, दिस इज पेड़। पेड़ काटने की गति को तीव्र किया, पर कटे पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने और उनकी समय से पहले बड़े होने में कोई सहायता नहीं की। ओके, अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए खेतों में अधिक से अधिक उर्वरकों एवं फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया, जिससे खेती की मिट्टी दूषित हो गई। बढ़ती हुई आबादी भी कम गंदगी नहीं फैलाती। बड़े बड़े नगर बस गए। मल निकासी के लिए बड़े बड़े नाले, नालियां निकाली गई, जो कहाँ जाती हैं, अंततः वो नदियों में उग जाती हैं, और क्या होता है, जल प्रदूषण होता है उससे, ठीक है। कूड़ा कचरा और अन्य प्रकार की गंदगी जहां तहां फैल गई, अतः अंत में उससे भी नदियों जलाशयों में ही शरण मिलती है, ठीक है। वह इंसान ही तो कर रहा है इस प्रकृति को खराब। कारखानों से लगातार कचरा निकल रहा है, जो प्राय जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस कचरे में अनेक प्रकार के जहरीले रसायन हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे, और पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें ज्यादा से ज्यादा लगाने पर जोर देते थे। कच्चा पेड़ काटना सामाजिक अपराध था, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है एक दिन ये सुंदर सलोनी धरती भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में ये भी जीव रहित हो जाएगी। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के
जल, थल और नभ में चलने वाले तीव्रगामी यान बनाए गए। इन यानों से यातायात में बड़ी सुविधा हुई, दुनिया छोटी हो गई और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी और सुगमता पूर्वक आने जाने लगे। लेकिन अनवरत दौड़ती रेलगाड़ियां, बसों, ट्रकों, जलयानों और विमानों के धुएं और ध्वनि से वायुमंडल प्रदूषित होने लगा। छठे दशक के मानव द्वारा अंतरिक्ष यान छोड़े जा रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन मंडल की मोटी परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कुप्रभाव से पृथ्वी पर स्थित जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा करती है। परंतु औद्योगिक विकास से जहां एक तरफ हमें अनेक सुविधाओं की भौतिक वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे वायुमंडल में फ्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा बढ़ गई है। इसके कारण ओजोन की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है। यदि ओजोन मंडल की परत पतली हो गई तो सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से भूतल वासियों का बच पाना असंभव होगा अगर यही हाल रहा पोल्यूशन का। आधुनिक युग में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं और ये प्रदूषण है भूमि, जल, वायु और ध्वनि, है ना। तो समर जीवधारियों को जीवित रहने के लिए प्राणवायु आवश्यक है। हवा के बाद जीवन की दूसरी अनिवार्य आवश्यकता है पानी। आज पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, जबकि अन्य जीवों, पेड़ पौधों के लिए शुद्ध पानी ही मिलना चाहिए। और ये बात जो है सर्वविदित है कि नदी का जल एक स्थान पर दूषित हो जाता है तो पूरी नदी प्रदूषित हो जाती है। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी से होती हैं और पेट की बीमारियां होती हैं गंदे पानी का सेवन करने से। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये दोनों ही अत्यंत आवश्यक है ना। हमारे कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भीषण शोर करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि इनसे मनुष्य का मानसिक तनाव जो है बढ़ता है। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सुनने की शक्ति कम हो जाती है। कभी कभी भीषण आवाज या चीत्कार को सुनकर हृदय धक सी रह जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति रुक जाने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। अब प्रदूषण की जो समस्या है ना वो पूरे संसार में है, यानी कि विश्वव्यापी है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तीव्रगामी वाहनों के कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी प्रकार विकासशील देशों में भी नित्य प्रति नए कारखानों और वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारा देश विकासशील है और हम औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि प्रदूषण की मात्रा इसी गति से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब धरती से जीवन ही समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और लुप्त होने से पहले जीवधारियों की जो दुर्दशा होगी, जो बुरी दशा होगी, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। विषाक्त वायु से दम घुटेगा और विषाक्त पानी पीने से शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां और पीड़ा पैदा करेगा। भोपाल गैस कांड लोग भूले नहीं हैं। प्रदूषण रोकने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है। पेड़ों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वातावरण और पौधों में गैसों का विनिमय होता है और जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पत्तियों की छोटे छोटे रंध्रों से वायु भीतर जाती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार इन रंध्रों से जो गैस बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यूं तो ये रंध्र लगातार सांस लेते रहते हैं, लेकिन रात्रि में सांस की प्रक्रिया तेजी से होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं क्योंकि ये प्रदूषण रोकने में हमारी सहायता करते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में हम सब भी सहयोग दे सकते हैं। ये काम हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा गंदगी को साफ करें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें और जहां तहां कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें। खुले में मलमूत्र विसर्जित ना करें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं।
हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है जो हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। ये हम सबका पालन करता है और जीवनधार भी है। जीवनाधार याद रखें, पर्यावरण हम सबका है, इसलिए उसकी रक्षा का दायित्व भी हम सभी पर है। चूंकि मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसी ने पर्यावरण को बिगाड़ा भी है, इसलिए इसकी रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व भी मनुष्य का ही है। प्रदूषण रोकने का ये मतलब कभी नहीं है कि हम अपने कल कारखानों को बंद कर दें या यातायात के साधनों को उपयोग न करें और पाषाण काल में लौट जाए, ऐसा भी नहीं है, या विज्ञान के चमत्कारों उद्योगों की ताक पर रख दें। वास्तव में समस्या का हल वापस लौटने में नहीं, बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में है। कि कोई ऐसी युक्ति, जैसे आप जहाँ जरूरत है पेड़ काट रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह पे आपने 5 पेड़ काटे तो कहीं दूसरी जगह पे 10 पेड़ लगाए जाए, है ना, इस तरह की युक्ति। इसके लिए प्रदूषण पैदा करने वाले परंपरागत ईंधनों का प्रयोग कम करके सूर्य, हवा, पानी से शक्ति उत्पन्न कर कल कारखानों और वाहनों को चलाएं। प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार भरा रहे। आबादी और गंदगी को नियंत्रित करें और जहरीले पदार्थों का उपयोग यदि बंद ना करें तो कम अवश्य कर दें। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखते हुए अपनी धरती को प्रकृति में ही रखें, जिससे पर्यावरण स्वस्थ, समृद्ध और सुंदर बना रहे। प्रकृति में ही धरती ऐसी बनी रहे जिस पर फूलही फलही विटप विधि नाना, मंजू ललितवर बेली बिताना, मंजू मंजूतर मधुकर श्रेणी, विविध बयारी बहे सुख देनी, ऋतु बसंत वर विविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, है ना। मतलब प्रकृति में धरती ऐसी बनी रहे जिस पर फल फूल, है ना, फल फूल रहे, चारों तरफ पेड़ रहे, पक्षी रहे, सब चारों तरफ सुखी सुख हो। वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पेड़ लगाना सदा से पुण्य का कार्य माना गया है। नर ही नहीं अपितु नारियां भी पीपल, बरगद, आम, नीम, बेल, जामुन, आंवला, पाकड़ जैसे उपयोगी वृक्षों को लगाना महान धार्मिक कृत्य मानती हूँ। तो ये एक लेख, ये पाठ हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है ना। हमें जो है पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा।